वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। देखिए कि हम लोग पहुंचे थे 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों तक। उसमें एक और चीज़ थी, 1919 में क्या किया था इन लोगों ने, भारत में केंद्र में क्या कर दिया था, द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी थी। क्या? द्विसदनात्मक। जो आजकल आप देखते होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन हैं, वो जो व्यवस्था थी उनने यहीं से हमने लिया था। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, ब्रिटिश ने ये शुरू किया है, तो वही हमने अपने संविधान में भी क्या किया था, इंक्लूड किया था। तो उस टाइम हालांकि इसका नाम लोकसभा और राज्यसभा नहीं हुआ करता था, एक को बोला गया उस टाइम केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है। और जो दूसरे को बोला जाता था उसमें बोला था उसको राज्य परिषद, राज्य परिषद, जिसको आजकल आप क्या बोलते हैं, राज्यसभा। वो यहीं से आया था। इसके अलावा इस अधिनियम में क्या हुआ था, देखिए जो बजट होता था, पहले बजट क्या होता था, संयुक्त होता था। यहाँ से क्या कर दिया, केंद्र ने अपना बजट बनाना शुरू कर दिया और राज्यों से कहा कि आप अपना बजट स्वयं बनाएं, यानी केंद्रीय और राज्य बजट को या प्रांतों के बजट को क्या कर दिया, पृथक कर दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, आंग्ल भारतीय, ईसाई, भारतीय ईसाई, यूरोपीय तथा इन लोगों तक भी क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। अब जाके क्या हुआ, इस अधिनियम के बाद क्या होता था, 10 साल बाद इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग इस अधिनियम की जांच के लिए आएगा और वो ये देखेगा कि भावी भारत का जो है स्ट्रक्चर ब्रिटिश के साथ कैसे उसके संबंध हो, यानी जो संविधान होगा उसमें भारत की स्थिति कैसी हो। इसके लिए एक वैधानिक आयोग के गठन की इसने क्या की थी, बात की थी, जिसको हम बोलते हैं साइमन आयोग। साइमन आयोग ये कब आया भारत में, इसका आना तो था 10 वर्ष बाद, अर्थात 1919 में इसकी नियुक्ति की बात कही गई थी, तो 1929 में आना था, लेकिन ये समय से 2 वर्ष पूर्व आ गया और भारत में ये पहुंचा नवंबर 1927 में। नवंबर 1927 में। इसके सारे मेंबर जो थे क्या थे, वो ब्रिटिश थे। इसी वजह से यहाँ पे क्या किया, जितने भी भारतीय राजनीतिक दल थे, इन दलों ने इस कमीशन का क्या किया, विरोध किया। इसमें 7 मेंबर थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है, इस जो कमीशन था इसने क्या कहा था, जो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन है, अर्थात जैसे पृथक मुस्लिमों के लिए, उसके बाद ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए, जो सिखों के लिए कर रहे थे, इसको कंटिन्यू किया जाए, यानी इसके समर्थन में ये उतरा था। इसके अलावा ये जो साइमन आयोग था, इसने कहा था भारत में एक संघीय व्यवस्था होनी चाहिए, यानी ऊपर संघ होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, रियासतें या प्रांत होनी चाहिए, उसकी इसने क्या कही थी, बात कही थी। और राज्यों में सरकारों का विस्तार हो, यानी सरकारों को अधिक से अधिक उनका साइज क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। इसने किसने बताया था, साइमन आयोग ने। तो देखिए उसके बाद होता क्या है, जब ये आयोग आया था, इसके अपनी रिपोर्ट इसने 1930 में पेश की। कब की थी, 1930 में। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश भारत, देसी रियासत और ब्रिटिश सरकार स्वयं, इन लोगों के आपस में प्रतिनिधि बुलाए कि हम लोग इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करें। उन्हीं चर्चा के क्रम में जो इन लोगों ने प्रतिनिधियों को बुलाया, 3 गोलमेज सम्मेलनों का ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, आयोजन किया, जो कि क्रमशः 1930, 31 और 32 में क्या हुए थे गोलमेज सम्मेलन। वो क्यों बुलाया था कि हम जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है उस पर क्या कर सकें, डिस्कशन कर सकें, आखिर क्या फ्यूचर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए होता क्या है, जो गोलमेज सम्मेलन था, ये नाम थोड़ा सा आप लोगों को गोलमेज आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, देखिए होता क्या है, ये ब्रिटिश की प्रथा थी, गोल राउंड था, एक टेबल होता था। इस टेबल में अलग अलग जगह के लोग जो प्रतिनिधि थे वो बैठ के डिस्कशन करते थे। ये यहाँ पे प्रस्ताव था, आपस में गोल टेबल के अराउंड बैठ के बात कर देते हैं। इसको राउंड टेबल भी कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है। जब इस सम्मेलन का आयोजन हुआ तो इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सका, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो ब्रिटिश ने क्या किया, 1932 में एक नया चीज़, वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक अवार्ड। क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड या पंचार्ड भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और इसको सांप्रदायिक को बोलते हैं कम्युनल। इसमें क्या था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनल्ड थे, उन्होंने क्या कहा, जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसको इन्होंने दलितों तक विस्तारित कर दिया था, अर्थात दलितों का भी अब सांप्रदायिक क्या होगा, सांप्रदायिक रूप से निर्वाचन होगा, यानी पृथक निर्वाचन होगा। जब महात्मा गांधी ने ये सब चीज़ें सुनी, वो क्या हो गए, काफ़ी निराश हो गए। उन्हें लग गया था कि ब्रिटिश भारत को क्या करने में लगे हैं, तोड़ने में लगे हैं, बांटने में लगे हैं। तो इसी दौरान महात्मा गांधी उस टाइम कहते हैं, यरवदा, पुणे में एक जेल पड़ती है, यरवदा जेल, 1932
1932 में जब ये कम्युनल अवार्ड आया था अगस्त 1932 में, महात्मा गांधी कहाँ थे उस टाइम? यरबदा जेल में थे। उन्होंने इसके खिलाफ क्या कर दिया? अनशन कर दिया। तो आपको मैं बताना चाहूँगा महात्मा गांधी का इतना बड़ा जो है जन समर्थन था उस टाइम पे, उनके आंदोलन को, आमरण अनशन को देखते हुए क्या कर दिया गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे आ गई, ब्रिटिश सरकार। और जो दलित नेता हैं उनको भी लगा कि यार हमें कहीं ना कहीं गांधी के साथ क्या करना चाहिए? समझौता करना चाहिए, अर्थात कांग्रेस के साथ हमारा क्या होना चाहिए? समझौता होना चाहिए। उसी समझौते के तहत बाद में क्या हुआ? पूना समझौता आया, पूना समझौता। ठीक है, इसमें क्या था? 1932 में ही ये आया था। इसमें महात्मा गांधी यानी जो कांग्रेस थी और जो दलित नेता थे उनके बीच समझौता हुआ और दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। बट यहाँ पे से एक नई चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, दलितों के लिए क्या कर दिया गया था? पृथक मतलब सीटें क्या कर दी गई थी? रिजर्व कर दी गई थी। ठीक है, तो जब इतनी सारी घटनाक्रम हुआ, इसी घटनाक्रम के बाद जो होता है अंतिम और सबसे बड़ा जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार लेके आती है उसको बोलते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 का भारत शासन एक्ट या अधिनियम, जो भी आप कहते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा विस्तृत दस्तावेज था, मतलब इतना बड़ा तो अभी तक कोई भी नहीं लेके आए थे वो। इसके हालांकि इसके सभी प्रावधान लागू नहीं हो सके, लेकिन हमने जब फ्यूचर में आप देखो कि हम संविधान जब बनाने चलते हैं तो हमने इस चीज़ से बहुत से क्या किए थे? प्रावधान अपने संविधान में लिए थे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें हुआ क्या था। पहली चीज़ तो इसमें क्या कर दी थी, जो आप लोगों के प्रांतों में द्वैत शासन मैंने बताया था 1919 में, यानी कि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, वो जो कॉन्सेप्ट था प्रांतों के लिए खत्म कर दिया गया। यानी प्रांत अब क्या थे? स्वायत्त हो गए, यानी उनको अपने कानून बनाने का एक अधिकार मिल गया और उत्तरदायी तरीके से वो कानून बनाते थे। अब क्या हो गया था, जो गवर्नर था वो प्रांतों में जो सदस्य चुन के आते थे उनकी सलाह पे कानून बनाता था, और वो सदस्य क्या होते थे? उत्तरदायी होते थे विधान परिषदों के प्रति। ठीक है, तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ से होगी? प्रांतों में होगी। पहला पॉइंट तो याद रखना। एक तो क्या कर दिया इसने? द्वैत शासन समाप्त कर दिया। ठीक, द्वैत शासन समाप्त। ठीक है, दूसरी चीज क्या की? प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया, उत्तरदायी सरकार गठन। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या हुआ था? देखिए जो केंद्र था, केंद्र में इन्होंने क्या कर दिया? द्वैत शासन लागू कर दिया। अब पहले तो वहाँ प्रांतों में किया 1919 में, यहाँ पे क्या किया? केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया, अर्थात विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो आरक्षित विषय, दूसरा क्या बताया था? हस्तांतरित विषय। मैंने आपको बताया ये क्या होता है। आरक्षित विषय क्या थे? जिसमें गवर्नर के पास शक्ति थी, वो अपने मनोनीत सदस्यों की सहायता से क्या करता था? कानून बनाता था। इसमें कैसे मामले थे? जैसे विदेश हो गया, रक्षा हो गया, वित्त हो गया, भूमि है, पुलिस है, न्याय है, ये सब आरक्षित विषय थे। और जहाँ उत्तरदायी होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुस्तकालय, ये सब क्या थे? हस्तांतरित विषय थे। ठीक है, तो केंद्र में यहाँ पे क्या कर दिया? द्वैत शासन ले आए, केंद्र में द्वैत शासन। ठीक है, द्वैत शासन यानी हस्तांतरित, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है, इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा प्रावधान क्या था? इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की थी, जिसके अंदर क्या होगा? एक संघ होगा और नीचे क्या होंगी? देशी रियासत और ब्रिटिश भारत होगा। अब आपको बताना चाहूँगा, देखो कि ये क्या होता है। ब्रिटिश भारत का मतलब था जहाँ पे ब्रिटिश का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था, यानी शासन करते थे। और देशी रियासतें क्या थी? कई जगह ऐसे थे जहाँ ब्रिटिश अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, अर्थात राजे रजवाड़े वहाँ के मालिक होते थे, वो सिर्फ ब्रिटिश की देख रेख में काम करते थे, उसको बोलते थे देशी रियासत। तो इसने जो प्रावधान था, इसमें एक और प्रावधान आया था, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ। ठीक है, हालांकि आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कभी लागू नहीं हो सकी, क्योंकि देशी रियासतों ने स्पष्ट रूप से इस संघ में शामिल होने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इसके अलावा आपको देखिएगा इसमें क्या हुआ था। इसमें विषयों को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। जैसे कानून बनाने के विषय, एक तो संघ सूची बनाई गई थी, एक बनाई गई थी राज्य सूची, एक बनाई गई थी समवर्ती सूची। ठीक है, और अंतिम बनाई गई थी अवशिष्ट। अभी बताता हूँ क्या होता है।
देखिए, जब आप हमारे संविधान में आपको पढ़ाऊंगा उसमें 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी संघ सूची में कौन कानून बनाएगा, राज्य सूची में जो सब्जेक्ट होंगे उसमें कौन बनाएगा, समवर्ती में कौन बनाएगा और अवशिष्ट में कौन बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, इसी स्टाइल से हमने यहीं से हमने इसको पकड़ा था। ठीक है, संघ पे कानून बनाता था केंद्र, राज्य पे राज्य सरकार या प्रांत, और समवर्ती पे क्या होता था, दोनों को कानून बनाने का अधिकार था। देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते थे जिसमें समवर्ती पे लिख दिया, जैसे आजकल शिक्षा है, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला हमने, तो उसका मतलब होता है राज्य भी शिक्षा पे कानून बना सकते हैं और संघ भी समवर्ती पे कानून बना सकता है। इसके अलावा एक अवशिष्ट विषय होते थे। अवशिष्ट का मतलब था जिसका इन तीनों सूची में कहीं भी वर्णन नहीं है, अर्थात संघ, राज्य और समवर्ती सूची में जिसका वर्णन नहीं है उसको बोलते थे अवशिष्ट शक्तियाँ। और उस टाइम जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी इस पर कानून बनाने का अधिकार था वायसराय को। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ था, देखिए इस अधिनियम में क्या किया था, 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई थी, यानी 2 सदन। ठीक है, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में क्या आ गया था, 2 सदन, द्विसदनात्मक। ठीक है, ये जो 6 प्रांत थे कौन कौन से थे, देखिए बंगाल बी, बिहार बी, बॉम्बे बी, इसके अलावा संयुक्त प्रांत जिसको आजकल आप यूपी कहते हैं। ठीक है, संयुक्त प्रांत, मद्रास एम, और अंतिम में असम। ठीक है, इन 6 प्रांतों में क्या किया गया था, द्विसदनात्मक व्यवस्था को लाया गया था। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो आपने आरबीआई सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि साख नियंत्रण और मुद्रा का नियंत्रण करता है, वो भी इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था, जन्मा था। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ और हुई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना, जो कि 1937 में इसमें प्रावधान किया गया था। वो भी किसके तहत आया, 1937 में संघीय न्यायालय। ठीक है, संघीय न्यायालय, वो भी इसी की क्या थी, देन है। देखिए इसके अधिकांश प्रावधान लागू ही नहीं हो सके, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो क्या था, यहाँ इसके बाद क्या हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो ब्रिटिश इससे पहले कि उसको लागू करते 1939 से वो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गए, उलझ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें लागू नहीं हो सकी, बहुत से प्रावधान। हालांकि हम अपने संविधान में बहुत विस्तृत पोर्शन था इसका, जो हमने यहाँ से अडॉप्ट किया अपने संविधान में। फिर क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब भारत में इतनी घटनाएं होती हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और ब्रिटिश को यहाँ लगने लगा था कि अब यहाँ पे सत्ता चलाना मुश्किल है, अब कहीं ना कहीं हमें भारत को सत्ता क्या करनी पड़ेगी, हस्तांतरित करनी पड़ेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कैबिनेट मिशन को क्या किया, भारत में भेजा था। ठीक है, और उसको क्यों भारत में भेजा था, कि भारत का भावी भारत कैसा हो, भारत का संविधान कैसा हो, भारत का स्ट्रक्चर कैसा हो। ठीक, कैबिनेट मिशन ये आया था भारत में 1946 में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। ठीक है, एक कौन था, पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, दूसरा कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स, और अंतिम कौन था, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 मेंबर कौन थे, इस अलेक्जेंडर। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, और इसकी अध्यक्षता किसके पास थी, पेंथिक लॉरेंस के पास इसकी क्या थी, अध्यक्षता। ठीक है, अध्यक्षता। इसने क्या किया था, भावी भारत का संविधान कैसा हो, भारत में जो राजनीतिक उथल पुथल थी उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ब्रिटिश ने किसको भेजा था, कैबिनेट मिशन को। अब इसमें देखिए आप लोगों को बताना चाहूँगा क्या प्रावधान थे। इसने क्या कहा था, एक संघ की स्थापना होगी। ठीक है, एक किसकी स्थापना होगी, संघ की, जो किससे मिलकर बनेगा, प्रांत और देसी रियासतों से। ठीक है, देसी रियासतों से। इस संघ में क्या होगा, इस संघ की अपनी एक क्या होगी, विधायिका यानी पार्लियामेंट होगी, और साथ ही साथ उसकी अपनी सरकार यानी कार्यपालिका होगी, यानी उसके सरकार उसके कर्मचारी होंगे। किसने कहा था, कैबिनेट मिशन ने। और उस संघ को उन मुद्दों पे कानून बनाने का अधिकार होगा जो उसके पास है, जैसे विदेश था, रक्षा था और संचार था, और उसके लिए वो धन की क्या कर सकती थी, उगाही भी कर सकती थी। इसके अलावा रियासतों से क्या कहा गया था, एक ऑप्शन दिया गया था, आप चाहें तो संघ में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो आप फ्री रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट मिशन के कुछ प्रावधान काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जैसे इस मिशन ने क्या कहा था, एक जब तक भारत का संविधान न बन जाए, हम सत्ता जो हस्तांतरित करेंगे, जब तक संविधान न बन जाए तब तक भारत में क्या होगा, एक अंतरिम सरकार होगी। ठीक है, क्या होगी, अंतरिम सरकार।
अंतरिम का मतलब होता है जब तक आपके पास कोई परमानेंट व्यवस्था ना हो जाए तब तक जिन चीज़ों से आप काम चलाएंगे उस शब्द को बोलते हैं अंतरिम। तो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें सभी राजनीतिक दलों का क्या होगा, समर्थन, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख वगैरह सब चीज़, ठीक है। इसके अलावा इस कैबिनेट मिशन में जो प्रावधान किए गए थे, इसने क्या कहा था, संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। देखिए हम पहुँचने लगे धीरे धीरे संविधान सभा की तरफ। मैंने आपसे कहा था कि संविधान सभा ने संविधान का गठन किया, उस संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट आता है वो इसी कैबिनेट मिशन से क्या आता है, सामने आता है, संविधान सभा, ठीक है। अब क्या हुआ था, इस कैबिनेट मिशन को स्टार्टिंग में हर किसी पार्टी ने क्या किया था, समर्थन किया था, चाहे कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन क्या कर दिया था, वापस ले लिया था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि कहीं हिंदू जो राष्ट्र है, यानी यहाँ पे बहुसंख्यक जो है कांग्रेस के साथ हैं, कहीं जो कुछ नेता थे उन्हें लगने लगा था कि अगर हमारी यहाँ पर रोटी नहीं सीखी तो भारत में हम लोग सत्ता नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने यहाँ से क्या कर दिया, पृथक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग करना और तेज कर दिया। और उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्हें क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को इन्होंने क्या किया, मनाया, ठीक। उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को, जब ये कैबिनेट मिशन के प्रावधान थे, कैबिनेट मिशन के बाद कैसे इन लोगों ने संविधान सभा का निर्माण किया और कैसे हम लोगों का संविधान बना, उसके बाद मैं अगले सेक्शन में आप लोगों को इसको लेके आऊँगा। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मेरा ये अब इसके बाद लास्ट एक्ट है 1947 का, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं, ये मेरा अगले सेक्शन का पार्ट होगा। मैं जब इसका अगला सेक्शन लेके आऊँगा, आप लोगों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 तक के जितने भी अधिनियम थे उनको लिंक करके मैं आपको बताऊंगा, और आपकी एग्जाम की दृष्टि से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, इन सारी चीज़ों की मैं डिटेल आपको बताऊंगा, और वो एक लिस्ट के तहत आप उसको पढ़िएगा, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अटकेगा नहीं, ठीक है। बाकी जो मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज कर रखी है, कैबिनेट मिशन हो गया, और एक क्रिप्स मिशन भी था 1942 का, और द्वितीय विश्व युद्ध, वो सारा सेक्शन आपका मैं अलग से लेके आऊँगा जहाँ पे आप लोग समझ सकें। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, उत्तराखंड में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रुप सी की तैयारी करने वाले बहुत से बच्चे हैं जो क्या करते हैं, वनडे एग्जाम पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए भी मेरा एक सेक्शन रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है कि ग्रुप सी के एग्ज़ाम को कैसे निकालना है। आप लोग देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अनाप शनाप पढ़ देते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मतलब वो इतने अजीब अजीब से क्वेश्चन बनाते हैं, इतने ज़्यादा नोट्स बना दिए उन लोगों ने, उन लोगों के दिमाग में खिचड़ी बन चुकी है। तो उस चीज़ से कैसे निजात पाना है, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, वनडे एग्जाम को, वो भी एक सेशन में आपके लेके आऊँगा, और उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अगर कहेंगे तो वो 100 नंबर के पेपर पे कैसे तैयारी करनी है उसका तरीका भी सारा आपको बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के सेक्शन के लिए इतना ही। अंतिम सेक्शन इस टॉपिक का जो होगा उसको मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगा इसके बाद। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।